हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीपीएससी वाला 47 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये अपना लेक्चर नंबर 5 है। कल का जो लेक्चर हो रहा था दोस्तों, उसके बीच में कोई टेक्निकल इशू हो गए थे, इसलिए क्लास ऑफ हो गई चलते चलते। तो आज अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल अपन देख रहे थे भाषा का कल अपन देख रहे थे हिंदी भाषा का प्रयोग। हिंदी भाषा का प्रयोग। इसके प्रयोग अपन देख रहे थे राजभाषा के रूप में। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा, और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक व तकनीकी भाषा, तकनीकी भाषा, वैज्ञानिक व तकनीकी भाषा। और एक साहित्यिक भाषा, ठीक भाषा। ये अपन देख रहे थे। इसी के साथ अपन ने देख लिया था कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा क्या होती है? सरकारी या कार्यों की भाषा, यानी सरकारी कार्यकारी भाषा, इसे अपन कह सकते हैं। सरकारी कार्य की, सरकारी कार्य की भाषा, सरकारी कार्य की भाषा। क्षेत्र विस्तृत व व्यापक, व्यापक। क्षेत्र विस्तृत व व्यापक होता है। और औपचारिक, और औपचारिक, औपचारिक व मानक, मानक भाषा। औपचारिक व मानक भाषा, ये हो गया दोस्तों राजभाषा। और इसकी संवैधानिक स्थिति अपन देख रहे थे दोस्तों। संवैधानिक, संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति में अपन ने देखा था कि जो राजभाषा है भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 348 से 351 में वर्णित है। जहां अनुच्छेद 348 बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों, कि अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन दिया है दोस्तों। ये आपने नोट कर लिया होगा कल, ठीक है। राजभाषा में देख रहे थे अपन संवैधानिक स्थिति।
संवैधानिक स्थिति। भाग 17 आर्टिकल 343 1 से 351 तक इसका वर्णन है। 351 तक, ठीक, 351 तक वर्णन। अब देखा था अपन ने आर्टिकल आर्टिकल 343 1। 343 एक क्या कहता है? 343 एक कहता है राजभाषा होगी, क्या राजभाषा होगी? हिंदी। हिंदी, हिंदी क्या होगी? हिंदी राजभाषा होगी, राजभाषा। परंतु हिंदी राजभाषा होगी, परंतु 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग, 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग। नेक्स्ट आर्टिकल है 344। आर्टिकल 344 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन होगा, जिसका टाइम पीरियड 5 वर्ष होगा, और इसका निर्धारण कौन आर्टिकल 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका गठन राष्ट्रपति करेगा 5 साल के लिए। वहीं संसदीय समिति का गठन होगा 10 साल के लिए। फिर आपका आता है आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है दोस्तों आपका प्रादेशिक भाषाएं। क्या कहता है? प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं आर्टिकल 345 में है आपका प्रादेशिक भाषाएं। इसमें अगर किसी भी स्थान की या किसी भी राज्य की भाषा को प्रादेशिक भाषा का दर्जा देना होगा तो किस तरीके से दिया जाएगा? उसके लिए राज्य विधान मंडल कानून बनाकर किसी भी भाषा प्रादेशिक भाषा बना सकते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों? आर्टिकल 345 में लिखा हुआ है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषाएं क्या है? कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर किसी भी भाषा को प्रादेशिक भाषा का दर्जा दे सकता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा।
जो कोई नोट नहीं कर पाता है दोस्तों, वो उस वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर सकता है आराम से। जिसकी स्पीड कम है वो थोड़ा स्पीड बढ़ाए अपनी, वरना एग्जाम नहीं नोट कर पाओगे, आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे दोस्तों। 3 घंटे में एग्जाम लिखना होता है विद मेंटली प्रेशर हैंडल करके। अब आता है आपका आर्टिकल ये अनुच्छेद 346। 346 346 क्या कहता है? संघ और राज्य, संघ और राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ, संघ और राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा, पत्राचार की भाषा कौन सी? हिंदी। अनुच्छेद 347 347 क्या कहता है? राष्ट्रपति 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 राज्य की राष्ट्रपति राज्य की किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को मान्यता दे सकता है। अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है, संवाद करने की जो भाषा है, वो क्या रहेगी? वो रहेगी हिंदी, वो रहेगी इंग्लिश। इंग्लिश में ही पत्राचार हो, इंग्लिश में ही सारी बातें होंगी। SC HC की भाषा, HC व SC की भाषा अंग्रेजी। चाहे तो वो संवाद करने की भाषा हो, या सुनवाई की भाषा हो, या केस की भाषा हो, कुछ भी भाषा हो, संवाद और कोऑर्डिनेशन इंग्लिश माध्यम से ही होगा। चाहे तो केस लड़ा जा रहा हो क्या, या कोई जजमेंट दिया जा रहा हो, या कुछ हो, उसका माध्यम अंग्रेजी रहेगा। अनुच्छेद 349 349 में क्या लिखा है? संसद अनुच्छेद 346 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 346 कहता है संघ और राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी।
संघ एवं राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा हिंदी होगी। फिर अनुच्छेद 347 कहता है राष्ट्रपति राज्य की किसी भी भाषा को मान्यता दे सकते, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो राज्य की किसी भी भाषा को मान्यता दे सकता है। जैसे वो चाहे उड़िया भाषा को मान्यता दे, वो चाहे तेलुगु को मान्यता दे दे, हिंदी को मान्यता दे दे। ठीक है। अनुच्छेद 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही होगी। इसमें संवाद करने के लिए, वाद विवाद करने का माध्यम जो है वो अंग्रेजी होगा। चाहे तो जैसे मान के चलो, इसके दोनों ही पहलू हैं दोस्तों। एक तो प्रॉफिट भी और लॉस भी। प्रॉफिट क्या है कि जैसे मान के चलो किसी भी इलाके में गए, वहाँ हिंदी भाषी लोग कम रहते हैं, अब वहाँ हिंदी में डिसीजन सुनाया जाए तो उन्हें समझ में नहीं है, तो इंग्लिश क्या है हर जगह चलती है, तो इंग्लिश में बेटर रहता है समझाना, हर जगह लागू रहती है, हर जगह मान्य है। इसलिए इंग्लिश में पत्राचार होता है, यानी संवाद वाद विवाद होता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। परंतु इसके नुकसान ये है दोस्तों, जैसे किसी का केस आया और उसको इंग्लिश के बारे में ज्ञान कम है, अब संवाद वकील और मजिस्ट्रेट के सामने यानी जज के सामने होता है। जिसका केस होता है उसको तो पता ही नहीं चलता कि वकील ने क्या बोला, जज ने क्या डिसीजन दिया। वो तो बेचारा खड़ा होके देखता रहता है कि क्या चल रहा है। बाद में वकील बोलता है क्या केस जीत गए या केस हार गए, बट उसको तो यही नहीं पता चला कि मेरे केस में इसने बोला क्या है, क्या सही बोला क्या गलत बोला। तो इंग्लिश के माध्यम से ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 क्या कहता है, संसद में अधिनियम की भाषा अंग्रेजी होगी। सांसद के द्वारा जो भी अधिनियम बनाया जाएगा वो इंग्लिश माध्यम में ही बनाया जाएगा, ना कि हिंदी में। जो भी बिल वगैरह पास होते हैं दोस्तों वो इंग्लिश माध्यम से ही पास होते हैं। तो सांसद की जो भाषा है वो भी इंग्लिश है। राजभाषा संबंधी कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी जब भी राजभाषा संबंधी कोई कानून बनाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाएगा कि ये कानून बनाना चाहते हैं, आप इस पर सहमति देना चाह रहे हैं या नहीं। अगर राष्ट्रपति जी की सहमति होगी तो वो कानून बन जाएगा भाषा संबंधी। ठीक है, आगे चलते। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 ए क्या कहता है, आर्टिकल 350 ए क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की भाषाई भाषाई अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक
भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी मातृभाषा भाषा में शिक्षा शिक्षा देना। तो भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने आर्टिकल आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 बी क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा की गई अल्पसंख्यक भाषाओं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अधिकारी अधिकारी की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। फिर क्या कहता है? आर्टिकल 351, आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 क्या कहता है? राज्य सरकारों द्वारा हिंदी को प्रोत्साहन किया जाएगा। राज्य सरकारें हिंदी को प्रोत्साहित हिंदी द्वारा प्रोत्साहित करना। जैसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने। तो कुछ लोग हमारे भारत में कुछ समुदाय हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे ईसाई, पारसी, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक ही है, सिख है, ये भी अल्पसंख्यक है। तो उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जाएगी। उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो उनके लिए अच्छा होगा, उन्हें जल्दी समझ में आएगा। फिर आर्टिकल 350 भी क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे उनके साथ होने वाले अन्यायों के रिपोर्ट तैयार करता रहेगा और राष्ट्रपति को उसकी रिपोर्ट सौंपता रहेगा। फिर आर्टिकल 351 कहता है कि राज्य सरकारें हिंदी को प्रोत्साहित करें। राज्य सरकार हिंदी को प्रोत्साहित कैसे करेंगे? कि मान के चलो किसी ने हिंदी साहित्य पर कुछ कविताएं लिखी, कुछ लेख लिखे, कहानी लिखी,
कुछ रचनाएं कर दी और उनको उन रचनाओं के लिए पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिए जाते, पैसे दिए जाते, जिससे लोग और हिंदी की ओर आकर्षित हो। अब तो एमपी सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी के माध्यम से उपलब्ध करा दी है। तो इस प्रकार से हिंदी को प्रोत्साहित करने की बात कही है। नोट कर लो जल्दी से। हेडिंग डालिए, राष्ट्र राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वो होती है दोस्तों जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, सौंदर्य, भाव, पूर्ण भावनाओं का पता चलता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम से अपनत्व की भावना का विकास होता है, भाईचारा बढ़ता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा की एकता और अखंडता समूचे भारत में देखने को मिलती है। राष्ट्रभाषा एक औपचारिक भाषा है और भारत में कोई एक स्पेशल राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु हम हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं दोस्तों। राष्ट्रभाषा 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 समुच्चय राष्ट्र की संस्कृति, समुचे राष्ट्र की संस्कृति, समुचे राष्ट्र की संस्कृति भावनाओं भावनात्मक विषय भावनात्मक विषय को अभिव्यक्त करती है। अभी दिया करती है। यह एक औपचारिक भाषा है। औपचारिक
भाषा है। यह भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायता करती है। भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करती है। नोट कर लीजिए दोस्त, ये राष्ट्रभाषा हो गया आपका। इसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा वो होती है दोस्तों जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। देश की विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद की देश की विभिन्न भाषाओं के मध्य संवाद की देश की विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करती है। संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में ऐसी कौन सी भाषा है? भारत में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में जाता है।
प्रयोजनमूलक भाषा या कामकाजी भाषा। प्रयोजनमूलक भाषा या कामकाजी भाषा। प्रयोजनमूलक भाषा या कामकाजी भाषा। प्रयोजनमूलक भाषा होती क्या है? किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा ही प्रयोजनमूलक है। सिंपल सी बात है दोस्तों। किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त भाषा। किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। प्रयोजनमूलक भाषा होती क्या है? जैसे शिक्षा में, निधि में, वाणिज्य में, व्यापार में उपयोग होने वाली भाषा है प्रयोजनमूलक भाषा या कामकाजी भाषा। एग्जाम जैसे शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, निधि, दर्शन आदि। ये आपकी प्रयोजनमूलक भाषा होगी। इसके बाद आती है आपकी वैज्ञानिक व तकनीकी भाषा। वैज्ञानिक या तकनीकी भाषा। वैज्ञानिक व तकनीकी भाषा। तो ये क्या है? इसमें भी कामकाज होते हैं, लेकिन प्रयोजन मूलक प्रयोजन मूलक भाषा का ही रूप, प्रयोजन मूलक भाषा का ही एक रूप है। ये प्रयोजन मूलक भाषा का ही क्या है? एक रूप है, का एक रूप कैसे? प्रयोजन मूलक भाषा का एक रूप कैसे है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, स्पष्टता, 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 स्पष्टता व एकरूपता, होनी चाहिए।
इस भूमिका में हिंदी सफल है। एग्जाम्पल या उदाहरण, कंप्यूटर यानी संगणक, कॉमा कीवर्ड, कीवर्ड यानी कुंजी पटल। अब इसको एक बार समझ लीजिए दोस्तों, अब ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ। संपर्क भाषा क्या होती है कि किसी एक माध्यम से संपर्क भाषा वो भाषा होती है जो हर जगह चलती है, हर जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसे ही हम संपर्क भाषा कहते हैं। इसके माध्यम से किसी के मध्य संवाद किया जा सकता है, एक दूसरे को समझा जा सकता है, इसे संपर्क भाषा कहते हैं। ये संपर्क भाषा के रूप में कौन भूमिका निभा रहा है हमारे यहाँ? हिंदी हमारी क्या है? एक संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है। अब प्रयोजन मूलक या कामकाजी भाषा, किसी विशेष उद्देश्य एवं कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा है। जैसे शिक्षा में, वाणिज्य में, व्यापार में, निधि में, दर्शन में आदि में उपयोग हो। वैज्ञानिक व तकनीकी भाषा, तो प्रयोजन मूलक भाषा का ही एक रूप है। जो तकनीकी भाषा है वो प्रयोजन मूलक भाषा का ही क्या है? एक रूप है। इसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। इसकी भूमिका हिंदी को सफल बनाने में कैसे? कंप्यूटर को संगणक कहते हैं और कीबोर्ड को कुंजी पटल। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों? ठीक है। अब इसके बाद है दोस्तों इसके बाद आपकी बोलियों के बाद नोट कर लिए। तो अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने देख लिया राजभाषा, राष्ट्रभाषा, फिर संपर्क भाषा, फिर अपन ने देखा संपर्क भाषा के बाद प्रयोजन मूलक भाषा, फिर देखा प्रयोजन मूलक भाषा के बाद वाणिज्यिक वैज्ञानिक भाषा, व तकनीकी और एक रह गया था आपका साहित्य भाषा, साहित्यिक। इसमें क्या होता है? साहित्यिक भाषा में कुछ नहीं है दोस्तों,
कलात्मकता हो जाएगी, कलात्मकता, सौंदर्य, 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 कलात्मकता होगी, सौंदर्य होगा और अर्थपूर्ण होगा, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण होगा एवं व्यंग्यात्मक, 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 ठीक है। ये आपकी साहित्यिक भाषा हो गई, ठीक है। अब लिपि क्या होती है? लिपि, लिपि, लिपि उसे कहते हैं दोस्त, लिपि उसे कहते हैं जो लिखा जा सके। अभी मैं मुंह से आपको संवाद कर रहा हूं आपके मध्य, तो ऐसे लिपि नहीं कहेंगे, ये मौखिक प्रसार हो रहा है। अगर इसी को मैं इस नोट्स फॉर्मेट में कर दूं कन्वर्ट, नोट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, उसको अपन लिपि कहेंगे। यानी मैंने इसको लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, इसे अपन लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो लिपि लिखा हुआ माध्यम, लिखा हुआ माध्यम, लिपि का, लिपि, लिपि से पहले मौखिक प्रसारण होता था, मौखिक, मौखिक प्रसार, लिपि से पहले मौखिक प्रचार प्रसार होता था, ठीक है। लिपि से पहले मौखिक प्रचार प्रसार होता था, जैसे कि वैदिक वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में हमें अपनी लिपि देखने को मिली थी, सिंधु लिपि। कौन सी लिपियां होती हैं? सिंधु लिपि, सिंधु लिपि, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, हरमाइका, माइका लिपि। तो ये अपनी लिपियां होती हैं दोस्त। सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी, तक ना पढ़ी गई, ठीक है। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, इसको अपन पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था दोस्त, ब्राह्मी लिपि को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वो दो पार्ट्स कौन कौन से थे? एक था उत्तर ब्राह्मी और एक था दक्षिण ब्राह्मी, एक उत्तर ब्राह्मी और एक दक्षिण ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि देख लेते हैं।
उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी में गुप्त लिपि है। गुप्त गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मात्रिका लिपि। सिद्ध मात्रिका। सिद्ध सिद्ध मात्रिका। मात्रिका लिपि। फिर इसके बाद आई थी कुटिल कुटिल लिपि। कुटिल लिपि। कुटिल कुटिल लिपि। लिपि। कुटिल लिपि के दो पार्ट्स थे, एक था देवनागरी लिपि और एक था शारदा लिपि। देवनागरी और शारदा। शारदा ये कुटिल लिपि के दो पार्ट्स थे। और दक्षिणी जो ब्राह्मी थी, दक्षिणी ब्राह्मी में दक्षिण भारत की लिपियां, यानी वेस्ट की, साउथ की जो दक्षिण दक्षिण भारत की लिपियां। लिपियां। ठीक है, ये दक्षिणी ब्राह्मी के अंतर्गत। अब इसमें अपन शारदा को तो नहीं देखना, अपन को देखना देवनागरी लिपि। तो ये अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उनको कवर करें पहले, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें तो अच्छा समझ में आएगा। जिस किसी को अच्छी लगती हो हमारी क्लासेस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कोई भाई नया आया है प्लेटफॉर्म पर तो वो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।